इलाहाबाद में कहीं भी बैठ के हो रही है, वो यहाँ पे आपके फ़ोन में अपलोड है। तो बस नीड है, ज़रूरत है आपको क्या करने की, मेहनत करने की। और अपने को कम न समझिए, रिसोर्सेस आपके पास बहुत सारे। सफल होइए, सफल होने से अच्छा इंसान बनिए। जैसे अभी बच्चे ने कहा, सीखिए और हर दिन आप एक लर्नर रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ पता है, आप ये सोचकर पढ़िए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सिर्फ नौकरी ही ध्येय मत रखिए, नौकरी से बढ़कर ज्ञान को हमेशा प्राप्त करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। और फिर नौकरी मिलेगी तो आपको पहचान अपने आप क्या है, समाज जो आज पूछ नहीं रहा है वो कल आपको पूछेगा, है कि नहीं। तो आज जो आप मोहल्ले के, गली के, मोहल्ले के सबसे नालायक हैं, जैसे ही नौकरी आपके पास मिल जाएगी सबसे लायक वर्मा जी का और इनका बेटा हो जाएगा। तो इसके लिए आप यही है, मेहनत करिए, कंपटीशन, क्योंकि आप अब जिस फेज में जा रहे हैं वो कोई ग्रेजुएशन नहीं है, कोई पीजी नहीं है कि आप 60% इनके भी हो गए, इनके भी हो गए तो सब क्या हो गए, फर्स्ट डिवीजन। आज का समय क्या है, कंपटीशन का। 0.0 से एक का सिलेक्शन और दूसरे का कोई नौकरी नहीं। और जो सिलेक्शन हो गया, भले ही उसने कैसे भी किया हो, लेकिन वो योग्य है और आपके पास ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी आप कंपटीशन बनाए रखिए, नौकरी प्राप्त कीजिए, कठिनाइयों के होते हुए भी आगे बढ़ते रहिए और एक अच्छे इंसान बनिए। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। मैं प्रोजेक्ट के लिए बोल रही थी, अगर आप लोग 1 घंटा जो मॉर्निंग की 6 बजे की क्लासेस होती है उसको सिर्फ देखिए, नोट भी करिए। ठीक है, तो आपका हर चीज़, आपकी जो प्रॉब्लम रहती है कि हमें याद नहीं होता है या ये, वो काफ़ी हद तक आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हेलो, कुमार गौरव की उत्कर्ष की क्लास। हेलो, ये आवाज़ बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति के वो निर्देशक तत्व जिनको राज्य को हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिनका वर्णन किया है। एक आदर्श समाज राज्य की परिकल्पना के लिए ये निर्देशित किया जाता है या उनको कहा गया है कि जब भी वो समानता की स्थिति के लिए, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को प्राप्त कराने के लिए राज्य कुछ तत्वों को ध्यान में रखकर जब भी वो कानून बनाएगा, नीतियों का निर्माण करेगा, तो वो इन तत्वों को ध्यान में रखकर अपने कार्यों को करेगा। एक अनुदेश पत्र थे, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो डीपीएसपी है, इसको हमारे देश में जो संविधान में भाग 4 में इसको ग्रहण किया गया, इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया और आयरलैंड के संविधान से लेते हुए स्वतंत्रता के पूर्व जब भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इसको अनुदेश प्रपत्र के रूप में ब्रिटिश सरकार में गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी को ये निर्देशित किया गया कि आप जब भी भारतीयों के लिए कोई कानून बनाए तो इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अनुदेश पत्र को ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद एक स्वर्णिम भारत और एक ऐसा भारत जिसमें क्या है, सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो, आर्थिक विकास हो और डिस्क्रिमिनेशन, विषमता समाप्त हो, इसके लिए हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया
नीति निर्देशक तत्व ये राज्य को प्रदान किए गए हैं ताकि वह अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक कार्य करे, आवश्यक नीतियां बनाए। स्वरूप की दृष्टि से, नेचर की दृष्टि से जो बीपीएसपी है इनका स्वरूप पॉजिटिव है। ये कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। किसको करते हैं? राज्य को करते हैं। किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनका क्या हो सके? कल्याण हो सके और असमानता विषमता की समाप्ति हो सके। मैंने ये कहा इनके साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाध्यताओं के बावजूद इनको वाद योग नहीं बनाया गया, इनको इनफोर्सेबल नहीं बनाया गया, क्योंकि स्वतंत्र भारत में कई सारी कुछ कह सकते हैं अपनी मूलभूत सीमाएं थी। आर्थिक रूप से संसाधनों की कमी थी, मानवीय रूप से देश में विभाजन के कारण देश दो भागों में बटा था। और अगर इन सारे जो बीपीएसपी जिनका प्रावधान है अगर हम इसको फोर्सेबल बना देते तो जाहिर सी बात है राज्य इनको पूर्ण रूप से करने में समर्थ नहीं हो पाता। तो ये कहा गया है जन कल्याण को देखते हुए और लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए आप जब भी आपको ये लगे कि आप करने में सक्षम हैं, स्वतः ही आगे आएंगे और इन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आप आवश्यक कदम उठाएंगे। फिर मैंने कहा था कि ये जो संकल्पना थी बीपीएसपी की संविधान में, इसको किसने कह सकते हैं कि इसको किसने करने की संस्कृति प्रदान की? बी.एन. राव जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान में दो प्रकार की विधियां होंगी जिनको उन्होंने न्यायोचित और गैर न्यायोचित के रूप में क्या किया था? क्लासिफाइड किया था, मतलब वर्गीकृत किया था। जो न्यायोचित विधियां हैं उनको उन्होंने भाग 3 में व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में संज्ञा प्रदान की थी, और जो गैर न्यायोचित है इसको उन्होंने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संज्ञा प्रदान करने की बात और संविधान में अंगीकृत करने की, मतलब अपनाने की बात की गई थी। न्यायोचित का मतलब वह प्रावधान कि अगर व्यक्ति के इन प्रावधानों को या इनको लागू नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति इनके लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, और इनको हमने रखा मौलिक अधिकार के रूप में। और गैर न्यायोचित का मतलब कि राज्य को अनुदेश है, करना चाहिए की बात है, भविष्य में अपने आवश्यकता के अनुसार इनको नीतियां बनाते हुए करेगा, लेकिन अगर राज्य इन प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। फिर मैंने आपको एक एक करके बताया था कि अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, उनमें क्या क्या प्रावधान है। मैं रिवीजन कर रही हूँ ताकि आपको पिछला आपको जो भी आपने पढ़ा वो याद हो जाए। मैंने कहा अनुच्छेद जो 36 है, आर्टिकल 36 ये बताता है कि राज्य शब्द की परिभाषा क्या है या राज्य को हम किस रूप में रखेंगे, व्हाट इज द स्टेट। तो ये कहा गया कि जो भी निकाय सेवा प्रदान करे, क्या दे, नौकरी दे या सेवा शर्त दे, वो सारे विधानों, संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन को हम राज्य के अंतर्गत रख सकते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इवन न्यायपालिका भी या कोई भी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान को भी हम राज्य शब्द के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। आर्टिकल 37 के अंतर्गत मैंने कहा था इसमें दो बातों का प्रावधान किया गया है हमारे बीपीएसपी में। नंबर 1 कि ये फोर्सेबल नहीं है, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। और दूसरी चीज ये बताई गई है बच्चों कि राज्य जब भी भविष्य में नीतियां बनाएगा, कानून निर्माण, रूल मेकिंग, रूल इम्प्लीमेंटेशन में इन
डीपीएसपी को ध्यान में रखकर हो कि इनका अधिक से अधिक क्रियान्वयन हो, इनका अधिक से अधिक इनको लागू किया जाए, इनको वो अपने नीति निर्माण में महत्वपूर्ण वरीयता या इंपॉर्टेंस देगा, ऐसा बताता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 क्या मुझे कोई बताएगा क्या बताता है? न्याय की बात करता है और 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। मैंने आपको कहा था ये जो 3 न्याय हैं ये हमारे डीपीएसपी में भी उल्लेखित है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है। न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, मताधिकार, हमको सिर्फ वोटिंग नहीं देना है, हमको सामाजिक रूप से जो विषमता बढ़ती जा रही है, जो आर्थिक विषमता है, जो राजनीतिक विषमता को दूर करने का प्रयास राज्य करेगा। किसके हित में? लोक कल्याण के ज्यादा से ज्यादा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब क्या है? 2, 4, 10, 50, 100 लोगों का विकास नहीं, अधिक से अधिक लोगों का विकास। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। मैंने कहा ये क्या है? डीपीएसपी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसमें 6 बातों का जिक्र है। नंबर 1, स्त्री और पुरुष अगर नौकरी करना चाहते हैं, आजीविका प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें उनको आजीविका या नौकरी या रोजगार प्राप्त कराने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। किसकी बात मैंने की? स्त्री और पुरुषों की। किसके अंतर्गत? 39(1) के अंतर्गत। 39(2) क्या है? आप मुझे बताएं। भौतिक और मानवीय संसाधनों का इस प्रकार से नियोजन की लोक कल्याण की अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। मतलब जो आर्थिक रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, पैसा है, पूंजी है, उनका वितरण समुचित रूप से, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानवीय संसाधनों का नियोजन इस प्रकार से कि ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी, मतलब कल्याण हो सके। 3 कहता है, 39(3) कहता है आर्थिक संसाधनों, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का केंद्रीयकरण न होने पाए। मतलब एक धन्ना सेठ है और बाकी गरीब है। अगर ऐसा है तो इस विषमता को समाप्त करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। अगला 39(4) कहता है स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य समान वेतन। ये नहीं कि तुम स्त्री हो तुम 100 रुपया पकड़ो, तुम पुरुष हो काम कर रहे हो तुम 500 रुपये। समान अगर उन्होंने वर्क किया है, समय दिया है, मजदूरी दी है, तो समान कार्य के लिए आप किसी स्त्री, किसी निर्धन वर्ग या दलित या बच्चों के तो खैर नियोजन में प्रतिबंध है ही है, उनको आप समान वेतन भुगतान करेंगे। फिर मैंने कहा 39(5) कहता है क्या ऐसे कोई स्त्री पुरुषों को ऐसे कोई कार्य न करने दिया जाए जो उनके स्वास्थ्य पर, जो उनके हानिकारक प्रभाव डालते हो। इनका करने के लिए क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित करने की बात कहता है कौन? हमारे संविधान का आर्टिकल 39(5) और ये कहा गया है कि बच्चों की बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की रक्षा करेगा, उनका बचपना न खोने पाए, इसके लिए राज्य सतत प्रयास करेगा। और 39(6) क्या कहता है बच्चों? बच्चों से संबंधित है कि बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और यहीं पर मैंने आपको कहा कि 42वें संविधान संशोधन करके
39A जोड़ा गया, 39 क जोड़ा गया और ये कहा गया हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको न्याय, सबको उनका पूर्ण विकास, लेकिन गरीब के पास जब धन नहीं है और उसके साथ अगर कोई किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो वो न्याय की सिद्धि कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको अदालत में जाने के जो कानूनी खर्चा है, न्याय है, वो तो इतना महंगा है कि वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो 39 का ये कहता है गरीबों वंचितों के लिए प्रावधान किया जाएगा निशुल्क न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, अदालती खर्चों और वकीली परामर्श उसको निशुल्क प्राप्त करने का राज्य प्रयास करेगा। इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था, इसको कार्य रूप में परिणित करते हुए कब 1987 में क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के गठन किया एक अधिनियम आया था, जिसको 1995 में 1995 में नालसा के रूप में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। और राज्यों के स्तर पर राज्य विधिक प्राधिकरण की बात की गई थी और जिला लेवल पर जिला विधिक प्राधिकरण की बात की गई थी, ताकि अनुच्छेद में आप रिकॉल कीजिए। सिर्फ मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप जो समस्या है कि हमको आर्टिकल याद नहीं होते हैं और क्या प्रॉब्लम, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इन चीजों को रिकॉल रह जाए और आप क्वेश्चन अपना सही कर जाए, तभी आपका ज्यादा क्या है महत्व है। बार बार रिपीटेशन से आपका क्या होगा, इन आर्टिकल्स पर आपको मेरे ख्याल से नहीं 80% तो 40% तो आपको याद रहेगा, 20% आप मेहनत करेंगे तो कई बार आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप कम से कम गलत तो नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। बहरहाल मैंने ये कहा कि इसी को कार्य रूप में परिणित करने के लिए 1995 में केंद्रीय विधिक प्राधिकरण की बात केंद्र स्तर पर, राज्य विधिक प्राधिकरण की बात राज्य स्तर पर और जिला विधिक प्राधिकरण की बात जिले स्तर पर की गई थी। और यही पर मैंने आपको बताया 39 का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसी को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन अगर राज्य जन कल्याण को लेकर कानून बनाता है जिसमें वंचित वर्गों के विकास की बात होती है, तो जब गरीबों के विकास की बात होगी तो कहीं ना कहीं किसका विकास प्रभावित होगा, अमीरों का। एक कंट्राडिक्शन, एक विवाद, एक विरोध उत्पन्न होता है इसी में कि अगर हम गरीबों के हक हुकूक की बात करते हैं तो हमको किसका हक छीनना पड़ेगा, अमीरों का। और तब यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन होता है फंडामेंटल राइट्स और टीपीएसपी का, जिसको दूर करने के लिए मैंने कहा सरकार ने बहुत से ऐसे कार्य किए, जमींदारी उन्मूलन से लेकर भूमि सुधार से लेकर राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त करने का। अब प्रश्न उठता है प्रीवी पर्स क्या, राजाओं को विशेष स्थिति जो उनके नाम के आगे उनके विशेष संबोधन के रूप में हो सकता है, वेतन के रूप में हो सकता है, पेंशन के रूप में हो सकता है। इसको हम अपनी समझ के लिए रख लीजिए। प्रीवी पर्स का मतलब है कुछ विशेषाधिकार, हम पहले राजा थे अब भी राजा है और मरेंगे राजा के साथ। मतलब प्रीवी पर्स अलग है, उपाधियों की अलग, जैसे हमने पहले देखा राय साहब, राय बहादुर, उससे संबंधित है प्रीवी पर्स को था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो बात हुई कि क्या मौलिक अधिकारों को वरीयता मिलनी चाहिए टीपीएसपी पे, तो संविधान संशोधन 25 किया गया 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, और ये बात कही गई क्या कि अगर 39 बी और सी किससे विरोध या टकराते हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद
19 से अर्थात मौलिक अधिकारों से, तब वहां पर किसको प्राथमिकता मिलेगी? 39 बी और सी को, क्योंकि ये बात करते हैं सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए और संपत्ति के बंटवारे की बात करते हैं। ऐसा कहा गया संविधान संशोधन 25 में, और डीपीएसपी 39 बी और सी को फंडामेंटल राइट से क्या दी गई? प्राथमिकता दी। बच्चों, हम लोग इतना पढ़ चुके, इसके बाद अब हम लोग यहाँ आज से नई आर्टिकल्स को लेंगे, और नया आर्टिकल है क्या? सर मार्कर ले गए क्या, जो पिछले से पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये चल नहीं रहा, ये तो दोनों ये अपना यूज कर रहे हैं। चलिए, राज्य, मैंने आपको कहा कि हम शायद ये मैंने चीजें मिस कर दी थी, बताई नहीं थी। हमारे डीपीएसपी पर कुछ विचारधाराओं और कुछ लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, और वो विचारधाराएं हम समाजवाद को भी ले सकते हैं, उदारवाद को भी ले सकते हैं, और जिसको हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में रख सकते हैं, महात्मा गांधी के चिंतन का भी हमारे डीपीएसपी पे प्रभाव रहा था। हालांकि गांधी जी चाहते थे ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया, ऐसा करने की बात कौन करता है? अनुच्छेद 40, ताकि राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो। और इस विकेंद्रीकरण करने के लिए उन्होंने कहा ग्रामों को इस तरीके से उनका संरचना संगठन प्रदान करें ताकि उनको बहुत जनता, जो गांवों की रहने वाली आम जनता है, वो शासन प्रक्रिया में क्या हो? सम्मिलित हो, और तभी प्रजातंत्र का क्या होगा? सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि गांवों को ज्यादा से ज्यादा उनको क्या दिया जाए? उनको शासन प्रक्रिया में उनको और अधिक भागीदारी दी जाए, आम लोगों की बात की गई थी। और अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन का राज्य प्रयास करेगा। यहाँ पर एक डिबेट भी है बच्चों। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है, गांवों को ज्यादा, वो कहते थे भारत की आत्मा होते हैं, मूल भारत का कहाँ है? गांवों में है। तो गांवों को हमको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गांव को ज्यादा से ज्यादा पावर और शक्तियां और इनको आगे करने के क्या थे? विरोधी थे। क्यों थे? इसमें भी ये कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गांव में आर्थिक मतलब राजनीतिक विकेंद्रीकरण तो होगा, ग्राउंड लेवल का आदमी राजनीति में सहभागिता तो करेगा, लेकिन गांव गढ़ होते हैं किसका? कंजर्वेशन का, रूढ़िवादिता का, प्रचलित जो चल रही प्रथाएं हैं उनको ही ये लोग ढूंढते हैं। विकास की बात, आगे बढ़ने की बात, प्रोग्रेसिवनेस की बात ये नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो उन्होंने जो जाति प्रथा के रूप में जो उन्होंने एक सामाजिक उत्पीड़न को गांवों में ही सबसे ज्यादा उन्होंने झेला था, इसको कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि गांवों के जो संगठन है या गांवों को हम पंचायती राज को स्थापित करने का उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। खैर, इस कंट्राडिक्शंस के विरोध में संविधान में तो गांवों को संवैधानिक क्या नहीं प्रदान किया था? दर्जा नहीं दिया गया था। इसको ग्राम पंचायतों को हमारे डीपीएसपी में शामिल कर लिया गया था और गांवों को शासन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए सरकारों को कहा गया था आप अपने अपने स्तर से क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और इसके लिए 1952 40 कहता है ग्राम पंचायतों की गठन की बात। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि
ज्यादा से ज्यादा गांवों में लोगों को शासन प्रक्रिया से जोड़ा जाए। लेकिन ये जो सामुदायिक विकास जो परियोजना थी ये सफल नहीं हो पाया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक पंचायत और जिले स्तर पर जिला पंचायत की बात बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसको अमली जामा पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के नागौर जनपद से, राजस्थान के नागौर जनपद से पहली बार इसको क्या किया गया था, इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और फिर बाद में अन्य मतलब जब ये सफल हुआ तब जाके आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। हम बात कर रहे हैं 1957 की, इसमें त्रिस्तरीय की बात की गई थी, ठीक है। 1977 अशोक मेहता समिति, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भी है। अशोक मेहता समिति ने भी ग्राम पंचायतों की गठन की बात की, जिसमें उसने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था को स्थापित करने का क्या किया था, सुझाव दिया था, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। किसने, अशोक मेहता समिति ने। किस वर्ष, 1977, 1985 और 1986 में, ठीक है। जीवी के रॉय समिति और लक्ष्मी क्या थी, सिंघवी समिति 1986 में सिंघवी समिति और 1985 में जीवी के रॉय समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। लेकिन आप जानते हैं कि इसको संवैधानिक मतलब इसको जामा पहुंचाने का काम राजीव गांधी सरकार ने भी किया, लेकिन चूंकि राजीव गांधी की हत्या हो जाने के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। और फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो बात किया जा रहा था, कौन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा गांवों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकायों के लिए शहरी पंचायतों के एक संवैधानिक आधार पहुंचाया गया। ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय, कितने विषय, 29 विषय की बात की गई और शहरी निकायों के लिए 18 और 29 की बात की गई। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रयास करेगा कौन, राज्य। किसके आदर्शों को पूरा करने के लिए, गांधीवादी आदर्शों को, ताकि हमारा विकेंद्रीकरण क्या है, जनता को ग्राउंड लेवल पे जोड़ने का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, राज्य काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऐसा प्रयास करेगा ताकि शिक्षा की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके, काम की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके और सभी वर्गों और मुख्य रूप से उन वंचित वर्गों के लिए एक शब्द है बच्चों, लोक सहायता। किसके लिए, बेकारों के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसके लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, निशक्त जन मतलब दिव्यांगों के लिए जो स्वयं अपना विकास करने में सक्षम नहीं है, उनके कल्याण के लिए राज्य प्रयास करेगा। ऐसी बात कौन करता है, अनुच्छेद 41।
जब आप 41 को पढ़ेंगे तो आपको 41, 42 और 43 इन तीनों को ध्यान में रखकर पढ़ना, मतलब याद करना है। ये तीनों नहीं चलना है। काम, शिक्षा, लोक सहायता की बात करता है। क्या करता है? काम, शिक्षा, लोक सहायता। लोक सहायता किसके लिए? बुजुर्गों के लिए, बेकारों के लिए, बीमारों के लिए, 3B के लिए और दिव्यांग जन के लिए, या साधारण से शब्दों में ऐसे लोगों के लिए लोक सहायता जो स्वयं अपना जीवन निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। ऐसा कौन बात करता है? 41। 42 क्या कहता है? हमने काम तो दे दिया, मैंने आपको कहा 41 तीन बात कहता है, काम, शिक्षा और लोक सहायता। अब हमने काम तो दे दिया, तो क्या काम जो दिया वो पूरा पशुओं की तरह दिया कि आपको मानवोचित, मतलब ऐसा काम जिसमें आप मानव के रूप में कार्य कर सके, पशु के रूप में नहीं। मतलब काम ऐसा दीजिए या काम की सिचुएशन या परिस्थिति ऐसा प्रदान कीजिए जिसमें आप गरिमामय रूप ढंग से, मतलब मानव होने के रूप में आप कार्य कर सके। 42 क्या कहता है? मानवोचित काम की प्राप्ति कराने का प्रयास करेगा। 41 कहता है काम दीजिए, शिक्षा दीजिए, लोक सहायता दीजिए। 42 क्या कह रहा है? काम ऐसा जानवर की तरह नहीं, मानव की तरह अच्छा रहना। ये नहीं कि काम 12 घंटे काम है, 2 मिनट का ब्रेक भी नहीं और फिर काम पे जाओ। क्या है? काम करना है तो करो, नहीं जाओ, ऐसा काम नहीं। काम के अवसर तक रोजगार भी हमको मानव के रूप में हो, पर्याप्त विश्राम, मतलब ब्रेक मिले, आप खा सके। अगर आप बीमार हैं तो आपको क्या, आपको छुट्टी मिल सके, ये भी आपकी काम की आवश्यक मानवोचित दशाओं के अंतर्गत इसमें बात करता है। कौन? 42। इसके साथ ही साथ ये महिलाओं के प्रसूति अवकाश, मतलब मैटरनिटी लीव की बात करता है। जो महिला अगर काम कर रही है तो उसके लिए उसका सबसे ज्यादा गौरवशाली क्षण होता है माँ के रूप में अगर वो बच्चे को जन्म देती है, तो इसके लिए उसको पर्याप्त अपने बच्चे के लालन पालन करने के लिए जब वो काम कर रही है तो उसको काम करने के जब भी उसकी मैटरनिटी हो तो उसको पर्याप्त, उसको क्या मिले? लीव मिले। कौन कह रहा है? 42। हालांकि हम आप सब जानते हो जो प्राइवेट फर्म है मैटरनिटी लीव प्रदान नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि आप लीव में आप घर बैठिए। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी हमारा डीपीएसपी ये कहता है मानवोचित काम आपको देने का प्रयास राज्य करेगा। और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, एक क्वेश्चन में देख रही थी जिसमें ये कहा गया था, इनमें कौन सा डीपीएसपी नहीं है? पहला कहा गया था राज्य सभी को लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। दूसरा कहा गया था राज्य संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। तीसरा कहा गया था राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करेगा। और चौथा विकल्प था शिशु प्रसूति की पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा। अब आप कंफ्यूज की चारों तो मैडम ने बताया, इसमें सही क्या है? कोई आइडिया? शिशु प्रसूति, बच्चा वो कहाँ पे बच्चे पैदा करेगा? वो तो महिला प्रसूति होगी ना। तो ये छोटा छोटा इसमें
में क्या होता है, आपको ऑप्शन आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन जब भी आप आंसर करोगे तो आप थोड़े छोटे शब्दों में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। महिला प्रसूति की बात की गई है किसमें, 42 में। 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता। लोक सहायता किसको, बीमारों को, बेकारों को, बुजुर्गों को, निशक्त जनों अर्थात दिव्यांगों को। 42 काम ही नहीं देना है, अच्छी कंडीशन में काम देना है और महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान करना है। काम मिल गया, अच्छी कंडीशन में काम मिल गया, अब बात आती है पैसे की, मतलब सैलरी की। 43 कहता है बच्चों, जीवन निर्वाह योग्य, जो भी काम दिया जाएगा, जीवन निर्वाह योग्य आजीविका प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा। मतलब आपको पता चला आपका जीवन निर्वाह 500 रुपए में हो रहा है, आप काम कर रहे हैं और आपको 300 रुपए या 200 रुपए मिला, तो 43 कहता है आपको जो भी वेजेस मिलेगा, जो भी भुगतान मिलेगा, जो भी मेहनताना मिलेगा, वो आपके परिवार का पर्याप्त भरण पोषण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, काम, शिक्षा, लोक सहायता। काम अच्छी कंडीशन में, महिलाओं के लिए लीव और काम के साथ पर्याप्त वेतन। इसीलिए मैंने कहा इन तीनों को अब जब आप साथ में रखकर आप इसको दिमाग में बैठाएंगे तो आपको ये ईपीएसपी के 3 आर्टिकल आराम से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्या 41, 42, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों 43 क्या जोड़ा गया, ए जोड़ा गया और बाद में 97 संविधान संशोधन के द्वारा 43 बी जोड़ा। किसमें, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, 43 ए जोड़ा गया और 43वें संविधान संशोधन के द्वारा सॉरी कितना बताया मैंने, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 43 बी जोड़ा गया। 43 ए कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के उचित नियोजन का प्रयास करेगा। 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में पर्याप्त कर्मकारों के नियोजन, मतलब अगर कोई व्यापार उद्योग में जो मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए उनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए और मजदूरों के हितों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसके सामने, मिल मालिक, उद्योग मालिक, उनके लिए मजदूरों के प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट कमिटी में भी मजदूरों का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, ट्रेड यूनियन सुना है ना। ट्रेड यूनियन क्या होता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उद्योगों की, वो ये तय करती है कितने घंटे काम होंगे, कितना लक्ष्य होगा, कितनी सैलरी होगी, जिसमें मुख्य रूप से उस उद्योग के क्या होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं जिन्होंने उस उद्योग को स्थापित किया है। ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट कमेटी होगी इसमें मजदूरों के ही बीच का एक जो प्रतिनिधि होगा, उनके लिए क्या है, ट्रेड यूनियन स्थापित करने का राज्य प्रयास करेगा। और राज्य की क्या नीतियां हैं, राज्य के क्या जो भी अधिनियम है, प्रावधान है, उनके बारे में ये मजदूरों की क्या राय है, क्या ये राज्य की नीतियों के बारे में सपोर्ट करते हैं या उनका नेग्लेक्ट करते हैं, इनकी बात करता है कौन, आर्टिकल 43 ए। एक लाइन में मैं कहूं 43 ए कहता है उद्योगों में
उद्योगों में प्रबंधन में मजदूरों की उचित भागीदारी की बात 43A कहता है, और इसके लिए किसकी स्थापना? ट्रेड यूनियन की स्थापना का प्रयास करेगा। ऐसा कौन कह रहा है? 43A। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 2012 सहकारी समितियों की स्थापना का प्रयास करेगा। सहकारी समितियां कहते किसे? जो स्वैच्छिक होती हैं, जो पारस्परिक लाभ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों से जुड़ी होती है, या छोटे छोटे स्तर पर लोग काम करते हैं ताकि किसकी समस्या दूर हो सके? बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके, गरीबी की समस्या दूर हो सके, और लोगों का जीवन निर्वाह सही हो सके। इसके लिए आपसी छोटे स्तर पर ही ये सहकारी समितियों को बनाए जाने का राज्य या ऊपर स्थापित करने का राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। 41, 42, 43, 43A, 43B ये किससे संबंधित है? लोगों के रोजगार से संबंधित है। 43A को उद्योगों के प्रबंधन में ट्रेड यूनियन को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने, और 43B 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा राज्य सहकारी समितियों को स्थापित करने का प्रयास करेगा ताकि गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सके और आर्थिक समानता, स्वैच्छिक मतलब आपसी मिलजुल कर हम इनका समाधान कर सकें। हमने पढ़ा 43B तक। अब हम आ रहे हैं 44 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या 2005? अच्छा, एक जगह मैंने 11 पढ़ा था, एक जगह मैंने 12 पढ़ा था, और दोनों में ही है। होता ये है ना 11 और 12 में बच्चों कि बढ़ता वो 11 में इम्प्लीमेंट 12 में होता है, तो किताबों में दोनों ईयर दे देता है। हम ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब पहले जान लें, और 44 बात करता है राज्य इसका प्रयास करेगा कॉमन सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने का प्रयास करेगा। हालांकि मैं बात करी थी कि संविधान निर्माण के समय डॉक्टर BR अम्बेडकर ये चाहते थे कि संविधान में ही इसको कानूनी रूप दिया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, लेकिन बहुत से संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो इसके विरोध में थे, और मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक संविधान सभा के सदस्य थे, जो माइनॉरिटी क्लास थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि भारत में समान नागरिक संहिता या कोडिफिकेशन हो सके सिविल मामलों का। और इसके लिए उन्होंने कहा चूंकि भारत में अशिक्षा बहुत ज्यादा है, लोगों के पास ज्ञान की कमी है, इसीलिए अगर हम विधियों का एक समान विधियों का कोडिफिकेशन कर देंगे या सभी धर्मों के लिए एक तरीके की विधि बना देंगे, तो ये मुख्य रूप से क्या होगा, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी सांस्कृतिक विविधता और उनके लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। इसकी विरोध हुआ। हालांकि इसको उस समय इसके संबंध में कोई कानून नहीं बना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं DPSP के थ्रू इसको 44वें मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं ये समान नागरिक संहिता है क्या।
एक समान विधियां होनी चाहिए सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो। अगर आप किसी भी धर्म के हो, उन सभी के लिए एक समान कानूनों का होना साधारण रूप से हम कह सकते हैं वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म कोड कह सकते हैं, मतलब एक समान। अब प्रश्न उठता है, जिसकी बात ये कह रहा है कौन, डीपीएसपी, तो क्या हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म कोड है या नहीं? बच्चों 97 कानूनों में 97% कानूनों में क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है। और मुख्य रूप से किसमें? कानूनों को हम दो भागों में बांटते हैं, सिविल और किसमें, क्रिमिनल। सिविल मामले और क्रिमिनल मामले वो मामले जो दो पक्षों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से झगड़े विवाद का कारण बनते हैं, जिसमें एक पक्ष की प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि होती है, वो मामला हम किसमें रखते हैं, फौजदारी मामले। और वो मामला जिसमें दो पक्षों के बीच में विवाद होता है, संबंध खराब होते हैं, प्रत्यक्ष हानि नहीं होती, संबंधों के ठीक करने की बात चलती है, वो मामले हैं सिविल मामले। क्रिमिनल मामले में जो भी कानून है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, ये समझ में आ रहा है कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है? सीआरपीसी क्या होता है, कोई बताएगा? या आईपीसी क्या होता है? 1860 क्या बना था? आईपीसी। 1861 सीआरपीसी। वर्तमान में क्या है चल रहा? सीआरपीसी। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर क्या है? इंडियन ओथ एक्ट। क्रिमिनल मामलों में अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इन एक्टों के तहत उसको दंड दिया जाएगा। मतलब विभिन्न धर्मों के लिए एक समान कानून है। तब फिर ये बात 44 किसके मामलों में कर रहा है? सिविल। और सिविल मामलों में भी कुछ मामले, जैसे सिविल मामलों में क्या हो सकते हैं बच्चों? फैमिली का मामला, संपत्ति का मामला, समझौते का मामला। मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी में एक समान कानून है। सबसे ज्यादा जो अलग अलग धर्मों के अनुसार कानून है वो कौन से में है? फैमिली मैटर्स में। किसमें? परिवार के मामलों में। जैसे विवाह दो व्यक्तियों के बीच कैसे होगा? हिंदू धर्म में इनका अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है। तलाक दो व्यक्तियों के बीच जब नहीं बन रहा है तो उनको जो सेपरेशन की बात है वो हर धर्म में अपने क्या है? अलग अलग है। ठीक है। इसी में आपको पता है विवाह के बाद जब आपसी रजामंदी से जब दो लोग अलग रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेपरेशन, मतलब अलगाव। और विवाह के बाद जब दो लोगों में नहीं बनती है और वो लोग कानूनी रूप से तलाक देकर अलग रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइवोर्स। हिंदू धर्म में और मुस्लिम या अन्य धर्मों में इनके क्या है? चाहे वो गोद लेने के हो, चाहे वो गुजारा भत्ता के हो, इन पर एक समान कानून नहीं है। और ये कानून कैसे चलते हैं? अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ से। किसके? अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ से। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, या जो अलग अलग हैं। इसमें भी दिक्कत किसके हुई?
हिंदू महिलाओं के संदर्भ में, मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में, चाहे हम विवाह को ले, चाहे हम तलाक को ले, चाहे हम संपत्ति के बंटवारे को लें, दोनों ही धर्मों की महिलाओं के संदर्भ में प्रावधानों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है, बेसिक दिक्कतें हैं। और हिंदू महिला की तुलना में मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा परेशानियां, ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तलाक को लेकर या गुजारे भत्ते को लेकर। आपको पता है, आपने हाल में सुना होगा कि तलाक, आप लोग 3 बार तलाक कह दो और तलाक हो गया, व्हाट्सएप कह दो तलाक 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 हो गया, मैसेज कह दो, चिट्ठी भेज दो। तो ऐसा क्यों है? जब हम राइट की बात करते हैं, समान अधिकार की बात करते हैं, तो ये प्रावधान अलग अलग क्यों हैं? इनके भी समान हक हुकूक होने चाहिए। इसके संदर्भ में बच्चों, इसी को लेकर क्या है, राज्य प्रयास करेगा सिविल मामले में समान नागरिक संहिता को क्या करने में, स्थापित करने में। और यहीं पर मैं कुछ केसेस का जिक्र करना चाहती हूँ। आपने नाम सुना होगा शाहबानो केस, है ना, शायरा बानो केस, डैनियल लतीफी केस। ये क्या है केस, थोड़ा सा जल्दी से हम लोग सुन लेते हैं। 1985 की 1985 के समय की बात है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक बड़े नामी गिरामी वकील थे, मोहम्मद अहमद खान। उन्होंने अपनी 68 साल की वाइफ को क्या कर दिया, तलाक दे दिया और ये बोला कि आप अब अपना खर्चा पानी स्वयं उठाओ। उनके 5 बच्चे थे, किसके, शाहबानो के। आपने शायद भी सुना भी होगा, सिर्फ मैं इसी को क्या कॉम्प्लिकेशन ये बताना चाहती हूँ। शाहबानो को कहा कि मैं सिर्फ आपको गुजारा भत्ता, मतलब आपका जीवन निर्वाह के लिए खर्चा पानी, जिसको क्या है, गुजारा भत्ता बोला जाता है, कितना, इद्दत की अवधि तक दूंगा। ये इद्दत की अवधि क्या होती है, तलाक देने के 3 माह तक महिला का पति से जब अलगाव हुआ है, तो ये 3 माह की अवधि को बोलते हैं बच्चों इद्दत की अवधि। उसके बाद तक ही वो पति अपने वाइफ को मेंटेनेंस देगा, गुजारा भत्ता देगा। उसके बाद कहेगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे बच्चे जाने, मैंने तो क्या दे दिया है, तलाक दे दी। एक 68 साल की महिला जिसके 5 बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है, उसको मेंटेनेंस कहा गया, मैं 3 महीने ही दूंगा, उसके बाद मैं आपको कोई भी गुजारा भत्ता नहीं दूंगा। ये गई कहाँ पर, कोर्ट में, और उन्होंने कहा इस उम्र में मैं 5 बच्चों का भरण पोषण कैसे करूं। बहुत ही फेमस केस हुआ था बच्चों, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। हालांकि ये फेमस शाहबानो केस के ही नाम से हुआ था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये महिला तो बहुत बुजुर्ग है और ये क्या है, ये अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकती है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने निर्देशित किया उसके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान को कि इसको क्या दे, गुजारा भत्ता दे। मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब ये कोर्ट का ऑर्डर हुआ, तो पूरे देश में विरोध होने लगे, मुस्लिम संगठनों के द्वारा, मुस्लिम स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, कि कोर्ट का ये आदेश किसके नियमों के विरुद्ध है, किसके कानूनों के विरुद्ध है, मुस्लिम लॉ के विरुद्ध है, क्योंकि गुजारा भत्ता देने की बात शरीयत या इस्लाम नहीं करता है। और बहुत पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता संरक्षण अधिनियम, तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में कानून निकालकर ये जो आदेश था कोर्ट का कि अब उसके हस्बैंड को कहा गया गुजारा भत्ता दो, इस आदेश को क्या किया, रद्द कर दिया गया। किसके दबाव में, मुस्लिम संगठनों के दबाव में। क्यों कहा गया, उन्होंने कहा हमारा कानून है, हम अपने हिसाब से तय करेंगे कि हम किसको तलाक दें, कब दें, कैसे दें, कितना विवाह करें, बेटा बात नहीं करो, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ कि महिला के अधिकारों की बात की गई थी, कोर्ट ने कहा गुजारा भत्ता मिलेगा, विरोध हुआ, सरकार ने इस कानून बनाकर इस आदेश को ही क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। शाहबानो के वकील थे कौन, डैनियल लतीफी।
डैनियल लतीफी ने केस लड़ा था और फिर ये कोर्ट में गए बच्चों, और डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में वो कोर्ट में गए और ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली और ये कहा कि क्या महिला को जब उसको उसका पति तलाक दे दे तो उसको क्या गुजारा भत्ता मिलने का हक नहीं है। कोर्ट ने बोला अगर महिला बेरोजगार है, उसके पास आय का कोई भी जरिया नहीं है, तो मुस्लिम महिला को भी हिंदू महिलाओं के समान जब तक वो रोजगार में नहीं है, अर्थात उनकी आय का कोई भी स्थायी साधन नहीं है, उनका पति उनको क्या देगा, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस प्रदान करेगा, क्योंकि उसको भी समान तरीके से जीने का क्या है, अधिकार है। कौन से केस में कहा गया, डैनियल लतीफी वर्सेस 2003 में। ऐसा ही मामला था बच्चों 2017 में आया हुआ शायरा बानो का। हालांकि शाह बानो और डैनियल लतीफी का मामला किसका था, मेंटेनेंस का था, और शायरा बानो केस किससे संबंधित है, ये था 3 तलाक से। शायरा बानो के उसको उसके पति ने 3 बार तलाक देकर क्या दिया कि आपका उनसे क्या हो गया, अलगाव हो गया। और फिर हालांकि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है वो ये तलाक को परिभाषित करते हैं और ये कहते हैं तलाक 3 प्रकार के होते हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक क्या, बिद्दत, नॉट इद्दत, बिद्दत। तो ये बात कहा, और जो 3 तलाक है वो तलाक बिद्दत है। तो इसके अंतर्गत, और 3 अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से किसी भी महिला को 3 बार तलाक दे दिया जाता है तो उसका उसके पति के साथ अलगाव हो जाता है। शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 3 तलाक है न केवल क्या है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वरन ये शरीयत के कानूनों के भी क्या है, विपरीत है। किसी भी मुस्लिम कंट्रीज में ये 3 बार तलाक कहकर तलाक किसी की महिला को क्या है, नहीं दिया जा सकता। उसकी पर्याप्त क्या है, कंडीशंस है। तलाक लेना या न लेना ये भी महिलाओं की रजामंदी से क्या है, आप इसको तय कर सकते हैं। आप 3 बार तलाक कहकर उसको छुटकारा या उसको रख नहीं सकते। कहने का मतलब है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये केस की बात, चाहे वो शाह बानो केस हो, चाहे वो शायरा बानो केस हो, चाहे वो अभी एक लेटेस्ट आया था शबनम हाशमी केस, इस केस में ताकि अलग अलग धर्मों में परिवार को लेकर, तलाक को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, बच्चों को गोद लेने या न लेने के संबंध में जो दिक्कतें हैं, जो रूढ़िवादिता है, और इसमें किसी धर्म विशेष की महिलाओं की स्थिति अन्य धर्म के लोगों महिलाओं से क्या है, खराब है, इसको समाप्त करने के लिए ये प्रयास किया गया किसमें कि ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए सरकार प्रयास करेगी सिविल मामलों में, और बेसिकली कौन से मामलों में, फैमिली मैटर्स में कोडिफिकेशन किया जाए। किनका कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन क्या होता है, कानूनों, एक समान कानूनों को समान बनाया जाए ताकि लोगों का या महिलाओं का या किसी का क्या ना हो, अहित ना हो। कौन कह रहा है, अनुच्छेद 14 कितना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अनुच्छेद 40, लगता है सो गए, जगाना पड़ा भैया, आंख को भी दर्द दे दो। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41, बच्चों कल मैं ये बचा हुआ पार्ट इसको पढ़ाऊंगी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाऊंगी। ग्राम पंचायत का इसमें मतलब ग्राम पंचायत में मतलब केस हुए नहीं, वो आप मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन इससे भी कोरिलेट करके पूछता है, इसलिए मैंने समझाया। देखिए अनुच्छेद 41, 41
राज्य सभी को काम, शिक्षा, लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखिए लोक सहायता के बीमार, बेकार, बेरोजगार, दिव्यांगजन, ब्रैकेट क्लोज, प्रदान करने का प्रयास करेगा। देखिए अनुच्छेद 42 राज्य काम की मानवोचित दशा, राज्य काम की मानवोचित दशा और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 राज्य न्याय संगत व जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43A ब्रैकेट में लिखे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की उचित भागीदारी, कार्मिक मतलब मजदूर या लोग या सेवी वर्ग या एम्प्लॉय, कार्मिकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य, इसको ब्रैकेट में लिखिए 97 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लिखिए राज्य सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 44 राज्य समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आवश्यक प्रयास करेगा। राज्य समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आवश्यक प्रयास करेगा। अगला लिखिए आर्टिकल 45
देखिए, राज्य 6 वर्ष से कम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उनके बाल्यावस्था व बाल्यावस्था के संरक्षण का प्रयास करेगा। हम बात करते हैं बच्चों 45 और 46। 45 छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा की बात करता है और 46 करता है, ये भी शिक्षा की बात करता है और आर्थिक सहायता देने की बात करता है। किसके लिए? जो SC ST क्लास है और जो वंचित वर्ग है उनके लिए बात करता है राज्य। मैं फिर से बोल रही हूँ, 45 प्री प्राइमरी एजुकेशन किसके लिए? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राज्य उनकी शिक्षा ही नहीं, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा और न सिर्फ शिक्षा देगा वरन उसकी बाल्यावस्था मतलब उनकी चाइल्डहुड की ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनका बचपना ना होए, कंधों पर बस्तों का बोझ ना लाद दे, है ना, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इस तरीके की एजुकेशन की बात करता है। आपको पता है 86 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने फॉलो अप किया और 21वां तो आर्टिकल 21 में हमने इसको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया और ये कहा कि उनके माता पिता मतलब बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष आयु सीमा बढ़ा दी गई वो उनके निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। लेकिन बात ध्यान रखना, 45 6 वर्ष से कम के बच्चों की बात करना। अगर क्वेश्चन आ जाए 6 से 14 या 6 से कम या 10 तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर 6 वर्ष से कम की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की प्रबंध करने की बात हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों की गई है। पहली चीज। दूसरी चीज 46 SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और राज्य के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ के क्रियान्वयन के संदर्भ में पर्याप्त व्यवस्था की बात करता है। आपको दिमाग में रखना है 45-46 शिक्षा से संबंधित है, एक छोटे बच्चे और एक SC ST और वंचित वर्ग के लिए। ठीक है, दोनों को लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ जी, चलिए 45 लिखिए। राज्य 6 वर्ष के कम आयु के, देख लिया? 46 लिखिए। अनुसूचित SC ST और समाज के दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा एवं अर्थ के उचित क्रियान्वयन का प्रबंध करेगा। जीवन स्तर, पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर, 3 स्तरों को याद रखो। 47 की बात करें
47 बच्चों राज्य के बेसिक ड्यूटीज की बात करता है। किसकी बात करता है? कर्तव्यों की बात करता है। किसके कर्तव्य? व्यक्ति के कि राज्य के? राज्य के कर्तव्य। और व्यक्ति के कर्तव्य किसमें है? 51A में, है ना? भाग 4A, ठीक है। तो 47 किसकी बात करता है? राज्य के कर्तव्य की बात करता है और कहता है राज्य 3 स्तरों को सुधारने का प्रयास। और वो 3 स्तर किसके? व्यक्ति के 3 स्तर, जीवन स्तर, पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की बात। हमारा पोषण, जीवन और स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है? क्योंकि जो पैसा हमको मिलता है हम खाते नहीं है, हम पी जाते हैं। तो हमारा क्या बिगड़ गया? पोषण, स्वास्थ्य और जीवन, मतलब राम नाम सत्य। इसी 47 में राज्य मादक पदार्थों और शराबबंदी का प्रयास, मतलब मादक पदार्थों के नियमन और शराबबंदी को लागू करने का प्रयास करेगा। तो कैसे याद रखेंगे? जीवन स्तर, पोषण मतलब पैसा आएगा तो खाने में लगाएंगे और सब्जी साग खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे। और जब फल फ्रूट खाएंगे तो क्या सही रहेगा? फल नहीं खाएंगे पिएंगे तो। इसी को लिखिए 47। राज्य के कर्तव्यों की बात की गई है। राज्य के कर्तव्यों की बात की गई है। राज्य जीवन स्तर, पोषाहार स्तर, स्वास्थ्य सुधार का प्रयास, स्वास्थ्य सुधार का प्रयास करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसको एक पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे में लिखिए राज्य मादक पदार्थ जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालते हैं, उनके नियमन का प्रयास करेगा। तो 47 किससे संबंधित है? राज्य के कर्तव्यों से। कितने स्तरों को सुधारने की बात? 3। पूछेगा मादक पदार्थ या शराबबंदी से संबंधित आवश्यक प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो आप लिखेंगे 47। अब हम आते हैं 48 पर। 48 बच्चों कृषि और पशुपालन के उन्नत प्रबंधन हेतु उन्नत तकनीकों के प्रयोग करने की बात करता है। सामान्य से शब्दों में खेती बाड़ी और पशुपालन हेतु वो खूब बड़े अच्छे हो, क्योंकि भारत क्या है? एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारी मतलब जो प्राथमिक सेक्टर है वो क्या है? बहुत सारे लोग इस पर आश्रित हैं। तो कृषि के लिए और पशुपालन के लिए हम सदैव उन्नत मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेक्निक और बहुत ज्यादा हम
ऐसी ऐसी तकनीकों का प्रयास करेंगे ताकि हमारी क्या है कृषि और पशुपालन में पर्याप्त सुधार हो सके। इसी 48 में जब बात पशुओं की आती है, देखो ये वर्ड है यहाँ पे अंडरलाइन करो, पशु की बात आती है और प्रश्न ये पूछता है कौन से डीपीएसपी में गौवध निषेध की बात की गई है, तो आप कहाँ पे पशु देखेंगे 48 में, तो इसी में है राज्य पशु और विशेष रूप से गौवध, इनके मतलब संरक्षण के लिए और इनकी ब्रीडिंग के लिए, मतलब इनकी किस्मों को सुधारने, इनको अलग अच्छे अच्छे किस्म हो, इनकी ब्रीड का विकास हो, इसका प्रयास करेगा और ऐसे काम करेगा जिससे मतलब प्रयास करेगा बंद करवाने के, जिससे क्या हो पशुओं का वध और विशेष रूप से किसका वध, गौवध निषेध का प्रयास करेगा। तो 48 को आपको किसको रखना है, कृषि में सुधार, पशुपालन में सुधार। पशुओं का विकास होगा जब हम उनकी मार काट को रोकेंगे, और पशुओं में भी कौन हमारी माता है, गौ माता। गौ माता को उनके वध को निषेध करने का प्रयास राज्य करेगा। याद रहेगा, लिखिए आगे, इसी को लिखिए, राज्य कृषि व पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों के, कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों के प्रबंध का प्रयास करेगा। दूसरा पॉइंट डाल के इसी के लिखिए, राज्य पशुओं व विशेषकर गौवध निषेध का प्रयास करेगा। गौवध निषेध का प्रयास करेगा। बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा एक और आर्टिकल जोड़ा गया और पर्यावरण संरक्षण, राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे किसका संरक्षण हो सके, पर्यावरण संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीव, किसका प्रयास करेगा, वन्य एवं वन्य जीव के संरक्षण का प्रयास करेगा। कौन बोल रहा है, 48A, और ये हमारे डीपीएसपी के साथ किसमें दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में। ये राज्य का भी कर्तव्य है और व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि किसकी रक्षा करे, पर्यावरण की रक्षा करे, जीव जंतुओं की रक्षा करे, वन्य जीव की रक्षा करे और उनके संरक्षण का प्रयास करे। कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में। इसको लिखिए, लिखिए 49 जाने की जल्दी है, क्यों, तुम तीनों बहुत बात करती हो। कल से एक इस कोने और एक उस कोने और एक इस कोने बैठना, ठीक है। चलो 48A बात करता है पर्यावरण से और 49 बात करता है ऐतिहासिक इमारतों और विरासत के जो भी भवन हैं उनके संरक्षण की बात कर। मैं लिखी नहीं, मैं कल लिखा दूंगी, आज समझा दे रही हूँ, ठीक है। 49 बात करता है ऐतिहासिक इमारतों, भवनों,
विरासतों के संरक्षण की बात, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इनके संरक्षण की बात करता है। ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण कौन करता है बच्चों? कौन सी संस्था करती है? पूरा आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? वो तो उसके हड़प्पा और वहां तक खोज में पहुंच गई। बताओ, अरे अंग्रेजों ने तो की ही होगी। किसने? ये खोज के आना कल मुझे, ठीक है। 49-50 बात क्या करता है? कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की, और 51 करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। ये 3 को मैं कल फिर से समझाऊंगी। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस बताऊंगी। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको सरकार ने कार्य रूप में परिणित किया है, प्रावधान बनाए हैं, और उसके बाद व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य। इतना कर पड़ा। ले जाओ, मतलब बैठे